हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स जो कि जेबी का तीसरा पेपर होता है उसी का मॉड्यूल डी आज हम स्टार्ट करेंगे। ये आपकी नई बुक का बिल्कुल नया यूनिट है और आपकी पुरानी बुक में मॉड्यूल डी में ये जो चैप्टर्स है इसमें से कोई भी चैप्टर आपको पुरानी बुक में नहीं मिलेगा। और ये आपका यूनिट 29 से यूनिट 35 तक है। हम सारे ही चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा ही सिलेबस नया है हमारे मॉड्यूल डी का। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट 29। चैप्टर का नाम है हमारा टैक्सेशन, इनकम टैक्स, टीडीएस, डिफर्ड टैक्स। तो इन सब के बारे में हम चैप्टर 29 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तो कोई भी पर्सन का जिस हिसाब से इनकम होता है उसी हिसाब से जो उसको टैक्स पे करना होता है। हु अर्न हायर इनकम शुड पे हायर टैक्सेस। तो मेन प्रिंसिपल यही है कि जो जितनी ज्यादा इनकम अर्न करता है उसको उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। The method of determining the tax based on the ability to pay taxes is a way of redistribution of wealth of nations। तो जो नेशंस में जो वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है, यही पर्पस है टैक्स को पे करने का। इसमें होता क्या कि जो पर्सन है उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक किया जाता है और टैक्स पेमेंट स्टेटस ऑफ पर्सन और एंटिटीज। आईटी डिपार्टमेंट, तो आईटी डिपार्टमेंट ने कोई भी पर्सन जो है उसको ट्रैक करने के लिए कि उसका कितना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना वो मतलब अर्न कर रहा है, तो उन सबको ट्रैक करने के लिए जो है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो है इंट्रोड्यूस किया है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन, ये सभी के पास आपके पास होगा पैन कार्ड। ये 10 डिजिट का रहता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स रहता है, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा जो कि आपका पैन नंबर होगा और इसको आईटी डिपार्टमेंट जो है इशू करता है। इट इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल्स। तो कोई भी एंटिटी या जो इंडिविजुअल्स है उसका जो पैन नंबर है वो यूनिक होगा एंड इज वैलिड अक्रॉस द कंट्री। तो जो पैन नंबर आप ऑल ओवर द इंडिया कंट्री हर जगह ही आपका वैलिड माना जाएगा। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर वंस अलॉटेड टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ नेम। तो एक बार अगर किसी पर्सन को ये पैन नंबर इशू कर दिया तो नाम चेंज हो, एड्रेस चेंज हो, किसी भी स्टेट में रहे, बाकी फैक्टर से ये नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और आईटी डिपार्टमेंट ने जैसा आपने देखा होगा कि जो पैन कार्ड है उसको आधार से लिंक को मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है, तो क्यों इसका पर्पस है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना मैंडेटरी है। टू विदाउट फ्रॉडलेंट, तो कुछ क्या कर रहे थे, फ्रॉड पैन कार्ड इस तरह से जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो पैन और आधार अभी लिंकिंग मैंडेटरी है। ये थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है कब बनाया गया था, ये इनकम टैक्स एक्ट हमारा बनाया गया 1961 और इसका जो रूल्स है वो 1962 का है। तो कोई भी पर्सन जो कि अर्न करता है इंडिया में तो उसको जो है टैक्स पे करना होता है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो एनआरआईज हैं आर सब्जेक्टेड टू पे इनकम टैक्स ऑन देयर इनकम इन इंडिया। तो जो एनआरआई है वो बाहर है, इंडिया में वो कोई इनकम अर्न करने वाले, जो इंडिया में उनकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई इंडिया में बिजनेस रन हो रहा है उनका, तो किसी भी सोर्स से अगर वो इंडिया में अर्न कर रहे हैं एनआरआई तो उस केस में उनको भी जो है टैक्स पे करना होता है। कितना टैक्स लगाना है, क्या होगा, तो वो सारा आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसके रूल 1962 में मेंशन किया गया। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें कितना लेवी, कितना एडमिनिस्ट्रेशन, कितना कलेक्शंस, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स कितना होगा, वो सारा कुछ जो है मेंशन किया गया है। हर साल फाइनेंस जो बजट है प्रेजेंट किया जाता है फरवरी मंथ में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो उसमें अलग अलग अमेंडमेंट जो है इसके टैक्स का जो एक्ट है 1961 उसमें अलग अलग चेंजेस जो है किए जाते हैं और वो फिर हमारे इनकम टैक्स एक्ट का ही पार्ट बन जाता है। किस तरह के चेंजेस, जैसे इनकम का कंप्यूटेशन कैलकुलेशन किस तरह से होगा, कहाँ पे एग्जाम्पशंस देनी है, कहाँ पे डिडक्शंस अलाउ होगी, किस हिसाब से टैक्स स्लैब होगा। हर साल आप देखते हैं ना टैक्स स्लैब में चेंज आ जाता है। तो यानी वो एक तरह से इनकम टैक्स एक्ट में हर साल वो अमेंड कर रहे हैं और वो इनकम टैक्स का ही जो पार्ट बन जाता है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी किस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे एक नया अभी 2019 से जो है न्यू टैक्स रिजाइम करके एक और फॉर्मेट लेके आए, तो वो कहाँ पे हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसी में उन्होंने चेंज किया, अमेंड किया और अब से वो हमारा इनकम टैक्स का ही पार्ट बन गया। तो इस तरह से जो है कुछ ना कुछ चेंजेस हर साल होता रहता है और वो फिर हमारे इनकम टैक्स एक्ट का ही पार्ट बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। इसमें बोला है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट एनी कंपनी पर्सन मेकिंग ए पेमेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट में ही टीडीएस के बारे में बात की गई है। इसमें बोला है कि कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी मेकिंग ए पेमेंट, अगर वो कोई पेमेंट करने वाली है, इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जिस रेट पे जो टीडीएस का रेट है वो कौन डिसाइड करेगा, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो डिसाइड नहीं करेगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। तो जो रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है उस रेट पे उसको जो है टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। इफ द पेमेंट एक्सीड सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को, वो लिमिट मान लीजिए 20 लाख से ऊपर हो गई है, कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि टीडीएस जो है टैक्स डिपार्टमेंट बताता है। तो अगर आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस लिमिट से अगर आपका पेमेंट क्रॉस हो जाता है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टीडीएस डेबिट करना पड़ेगा फिर आपको बैलेंस अमाउंट पे करना होगा। The provision of TDS apply to several payment like जैसे मान लीजिए सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज,
डिविडेंड पेमेंट या प्रोफेशनल फी रॉयल्टी, तो इसमें से कोई भी जो पेमेंट होगी उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट से पेमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट मान लीजिए 20 लाख है, तो 20 लाख की पेमेंट ऑलरेडी कर चुके और उससे ज्यादा की अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसमें फिर आपको टीडीएस जो है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, डेबिट करना पड़ेगा। द पर्सन और कंपनी दैट डिडक्ट द टीडीएस बिफोर मेकिंग द पेमेंट इज कॉल्ड डिडक्टर। तो वो जो कंपनी, जो पर्सन जो पेमेंट कर रही है तो उसको डिडक्टर बोलते हैं। एंड द कंपनी और पर्सन रिसीविंग द पेमेंट, और जिसको पेमेंट मिलनी है उसको बोलते हैं डिडक्टी। तो डिडक्टर कौन है? जो आपको पेमेंट कर रहा है। डिडक्टी कौन होगा? जिसको पेमेंट की जा रही है। तो जो पेमेंट करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर पेमेंट अमाउंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ गया है तो उस पर वो पहले टीडीएस डेबिट करे और फिर जो है बैलेंस अमाउंट पे करे। और ये डिडक्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टू डिडक्ट टीडीएस, कि टीडीएस को डिडक्ट करना बिफोर मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट करने से पहले उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, ये डिडक्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। एंड डिपॉजिट द सेम विद गवर्नमेंट। तो जो उसने टीडीएस डिडक्ट किया है, डिडक्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट तो पे कर दिया, जो टीडीएस डिडक्ट हुआ वो उसको गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा। ईच डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए 10, यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। तो जो जो डिडक्टर्स हैं उनको एक TAN यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर आता है, तो उनको वो लेना, ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट। तो टीडीएस आप चाहे कैश से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट, मतलब किसी भी तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको जो है टीडीएस डेबिट करना होगा। एंड इज लिंक टू TAN ऑफ डिडक्टर एंड पेन ऑफ डिडक्टिंग। तो जो डिडक्टर को जो 10 नंबर मिला है, यहाँ पे लिखा है ना कि मैंडेटरी है डिडक्टर को 10 नंबर लेना, तो जो डिडक्टर को 10 नंबर मिला है वो, और जो डिडक्टी है पेन नंबर, तो वो उससे लिंक होना चाहिए। इट इज लिंक टू 10 ऑफ डिडक्टर एंड पेन ऑफ डिडक्टी। ठीक है, तो जो भी टीडीएस डेबिट हो रहा है, तो जो डिडक्टर का जो 10 है उससे वो लिंक होना चाहिए और पेन ऑफ डिडक्टिव से वो लिंक होना चाहिए, ताकि जो है जैसे मान लीजिए टीडीएस कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हुआ तो उसके पेन से लिंक होगा, तो वो अपने पैन कार्ड से लिंक होकर जो है इनकम टैक्स को अपना जो है, मान लीजिए एक्स्ट्रा आपने टीडीएस डेबिट कर लिया या एक्स्ट्रा आपका लिमिट से ज्यादा डेबिट हो गया तो आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। तो कैसे पता लगेगा कि आप ही के अकाउंट से टीडीएस डिडक्ट हुआ है? तो उसके लिए जो आपका पैन है वो भी इससे जो है लिंक होना चाहिए। देयर आर सेपरेट रूल्स फॉर इंडिविजुअल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस व्हेन दे मेक रेंट। तो जो रेंट पेमेंट की जाती है तो उसके लिए एक अलग ही रूल है कि टीडीएस किस तरह से उनका डेबिट किया जाएगा, या फिर प्रोफेशनल जैसे लॉयर्स और डॉक्टर्स उनका फी पे कर रहे हैं तो उनका टीडीएस किस तरह से डिडक्ट किया जाएगा, तो उसको लेकर अलग से रूल है। और टीडीएस आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का एडवांस टैक्स है जो कि डिडक्टिव पे कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन के अकाउंट से पहले से उसने टीडीएस डेबिट कर लिया, डिडक्ट कर लिया, तो ये एक तरीके का वो एडवांस टैक्स पे कर रहा है। और द ऑनर्स ऑफ डिपॉजिटिंग द टीडीएस लाइज, तो जो डिडक्टर है जिसने टीडीएस डेबिट किया है तो उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो उसको गवर्नमेंट के पास सबमिट करेगा। फॉर द डिडक्टेड टीडीएस इज क्लेम्ड एज अ टैक्स पेड। तो जो डिडक्टी है उसके अकाउंट से तो टीडीएस डिडक्ट हो गया तो वो उसके लिए टैक्स पेड की तरह माना जाएगा, मतलब उसने टैक्स पे कर दिया है। एंड रिफंड कैन बी क्लेम इफ टैक्स लायबिलिटी, अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी मतलब जिसको टैक्स पे करना है और जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीडीएस ज्यादा डिडक्ट हुआ है और टैक्स लायबिलिटी कम है, तो वो रिफंड भी क्लेम कर सकता है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है टीडीएस के बारे में कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, TCS। TCS क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इट रिप्रेजेंट द टैक्स कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ सेल। तो जब सेलर बायर को कोई चीज बेच रहा है, ठीक है, सेलर क्या कर रहा है, बायर को कोई चीज बेच रहा है, तो उससे जो है टैक्स कलेक्ट करता है सेलर, तो उसी को बोलते हैं TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसमें जो है TCS पहले से कलेक्ट करना है बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। ऐसे कौन से केसेस है जिसमें सेलर को बायर से TCS को कलेक्ट करना है, तो वो कैटेगरी ऑफ गुड्स की कौन से गुड्स में कलेक्ट करना है, कितना परसेंट कलेक्ट करना है, तो वो सारा आपके इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे TCS ऑन लिकर, ऑन जैसे अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट है लिकर, तो उस पर TCS जो लेना है वो मेंशन है कि जैसे 1% हो गया। या टेंडू लिप्स, ये कौन सी लिप्स होती है, जैसे आपके जो बीड़ी का जो रैपर होता है ना, रैपर तंबाकू जिससे रैप होता है, अ, उससे अपनी बीड़ी बनती है, तो जो बीड़ी का जो रैपर होता है इसी की लिप्स से बनता है टेंडू लिप्स, तो उसमें 5% का TCS जो है लेना है, तो इस तरह से जो है पहले से मेंशन किया जाता है। सो TCS जो है सेलर डिडक्ट करता है बायर को, बायर से। और दूसरी चीज जो TCS मतलब कौन से गुड्स में TCS डेबिट करना है और कितना डेबिट करना है, तो इनकम टैक्स उसको लेके भी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन देता है। दिस सेक्शन ऑल्सो मेंशन द स्पेसिफिक पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव बीन क्लासिफाइड एज सेलर फॉर टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। तो इसी सेक्शन में मेंशन किया गया कि कौन लोग या ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको सेलर के तौर पे माना जाएगा कि वो सेलर है और वो TCS जो डेबिट कर सकते हैं। एनी अदर सेलर ऑफ गुड्स कैन नॉट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द बायर। तो जिन सेलर्स को क्लासिफाई किया सिर्फ वही वाले सेलर्स TCS जो है डेबिट कर सकते और नहीं कर सकते।
द सेक्शन एग्जाम सर्टेन बायर्स, तो इसमें कुछ बायर्स ऐसे हैं जिनको टीसीएस के लिए एग्जाम्पशंस रखा गया, मतलब उन बायर से जो है टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा। उसमें से एग्जांपल क्या है, कौन से ऐसे एग्जाम्पशंस वाले बायर हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसीज, तो ये सब जो है आपका उसमें आ जाएगा, जो कि एग्जम्प्टेड है, जिनको एग्जम्पशंस दी गई है। और इसके साथ अगर मान लीजिए इफ टैक्स कलेक्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टैक्स, मतलब जो सेलर है जो कि टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसने मान लीजिए टीसीएस तो डेबिट कर लिया और उसके बाद जो है डज नॉट कलेक्ट, उसने मान लीजिए टैक्स कलेक्ट नहीं किया या फिर टैक्स कलेक्ट किया लेकिन पे नहीं किया गवर्नमेंट को ड्यू डेट से पहले, तो उसको लाइबिलिटी है कि 1% इंटरेस्ट उसको पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स कलेक्ट करना, प्लस वो जो है गवर्नमेंट को टाइम पे ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट करना। एवरी टैक्स कलेक्टर हैज टू सबमिट क्वार्टरली, तो जो भी टैक्स कलेक्टर होता है, जो भी सेलर, तो उसको क्वार्टरली अपनी टीसीएस रिटर्न भेजनी होती है। एक फॉर्म होता है 27 EQ, तो उस फॉर्म में टीसीएस रिटर्न भेजनी होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय हिम इन ए पर्टिकुलर क्वार्टर। तो एक स्पेसिफिक क्वार्टर में कितना उसने टैक्स कलेक्ट किया उसके रिगार्डिंग 27 EQ फॉर्म में जो है डिटेल्स भेजनी होती है। द इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट टू द गवर्नमेंट शुड बी पेड, और अगर मान लीजिए उसने डिले मतलब देरी की है टैक्स का अमाउंट जो उसने कलेक्ट किया उसको सबमिट करने में, तो वो जो डिले के लिए जो पेनल्टी है, जो उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, वो पे करेगा और उसके बाद ही अपना रिटर्न फाइल करेगा। द टैक्स कलेक्टेड हैज टू प्रोवाइड अ टीसीएस सर्टिफिकेट टू द परचेसर ऑफ गुड्स, तो जो जिसका उसने टीसीएस डेबिट किया गुड्स परचेसर का, बायर का, तो उसको एक टीसीएस सर्टिफिकेट वो इशू करेगा। दिस सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है 27D की फॉर्म में जो है इशू किया जाता है। और इसमें एक और है, एक और नया सेक्शन 2061H, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कब से, अक्टूबर 2020 से, वो इसी के रिगार्डिंग है, टीसीएस के रिगार्डिंग। फॉर कलेक्टिंग टीसीएस फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स हु मेक्स ए पेमेंट ऑफ मोर देन 50 लाख, तो जो 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं बायर्स, तो उनके लिए जो टीसीएस है जब भी वो सेल्स कंसिडरेशंस कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल, तो पूरे साल में अगर 50 लाख से ज़्यादा का वो गुड्स बाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है टीसीएस कलेक्ट करना है, तो ऐसा मैंडेटरी किया हुआ है। फिर 2021 में एक और नया सेक्शन ऐड किया 206CCA, तो इसमें बोला कि फॉर कलेक्टिंग अ हायर रेट ऑफ टीसीएस, तो जो लास्ट 2 साल से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया, तो उनको जो है हायर रेट का टीसीएस जो उनसे चार्ज करना है। ठीक है, ये भी 206CCA करके अमेंड कर किया गया, तब से ये इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है टीसीएस अंडर जीएसटी, इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, तो इसमें 1 अक्टूबर 2018 से कुछ प्रोविजन इसमें ऐड किए हुए। पहला, एनी डीलर और ट्रेडर सेलिंग गुड्स ऑनलाइन वुड गेट द पेमेंट फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आफ्टर डिडक्टिंग एन अमाउंट टैक्स, मतलब जैसे कोई भी पर्सन है, मान लीजिए कोई भी ट्रेडर्स है, गुड सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आजकल आपने देखा होगा ना कि कई सारा ऑनलाइन मतलब ऐसे कई सारे प्रोग्राम है जिसमें आप फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली जो है फ्लिपकार्ट में सेलर बन सकते हैं, मतलब फ्लिपकार्ट को आप बेच सकते हैं और फिर फ्लिपकार्ट जो है बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बेचेगा। ठीक है, यानी जो फ्लिपकार्ट या कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो जो सेलर है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से गुड्स को बेच रहा है, तो आपकी जो पेमेंट मिलनी है, फ्लिपकार्ट आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको पेमेंट करेगा, तो पेमेंट करने से पहले 1% वो पहले डेबिट कर लेगा, उस 1% में से 0.5% सेंट्रल जीएसटी होगा और 0.5% स्टेट जीएसटी होगा। वही बोला है कि कोई डीलर या ट्रेडर्स जो कि ऑनलाइन गुड्स सेल कर रहा है, गेट द पेमेंट, उसको पेमेंट मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आफ्टर डिडक्टिंग एन अमाउंट टैक्स एट 1%, तो पहले उसका 1% डेबिट करेगा फ्लिपकार्ट और फिर जो है बैलेंस अमाउंट उसको पे करेगा। दूसरा, द टैक्स वुड हैव टू बी डिपॉजिटेड, तो फ्लिपकार्ट ने जो टैक्स डेबिट किया तो वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख से पहले पहले वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तीसरा, ऑल द डीलर्स ट्रेडर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, तो जो जीएसटी है, जितने भी ट्रेडर्स जो कि फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जीएसटी जो है मैंडेटरी की है। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पे टीसीएस को लेके बोली हुई है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स, तो जो इनकम टैक्स पेयर्स है उसके लिए जो पर्सन है उसको क्लासिफाई किया गया है। ये सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट में बताया गया, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको पेयर्स टैक्स पेयर्स बोलेंगे। तो पहला आता है आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स ए नेचुरल ह्यूमन बींग एंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो कोई भी नेचुरल ह्यूमन बींग है, आप हम या कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन, वो भी इंडिविजुअल कैटेगरी में आएगा। यानी कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसकी कोई इनकम हो रही तो वो भी टैक्स अपना पे करेगा। सेकंड आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन सी होती है, इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं बनाया जाता, ये मतलब एंसेस्टर होते हैं, मतलब पूर्वज उनके फैमिली मेंबर्स, उन्हीं के द्वारा जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनती है। इसमें उनकी वाइफ्स हो जाएंगी, हस्बैंड, अनमैरिड डॉटर्स, तो वो सारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट होगी। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं बनाया जा सकता, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, मतलब फैमिली जनरेशन उस तरह से जो है ये जो आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इस तरह से बनती है। तो जैन और सिख भले ही वो हिंदू नहीं है, पर फिर भी जो है वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कैटेगरी में आ जाते हैं, अगर वो भले वो हिंदू लॉ को नहीं फॉलो करते ना, जैन और सिख, पर वो भी अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपना चाह रहे स्टेटस, तो उनको भी ये वाला स्टेटस मिलता है। तो ये भी आपका एक
और पर्सन का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कंपनी। कंपनी में दोनों ही आपका होगा, चाहे डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनीज। और जो इंडिविजुअल्स है और कंपनीज है उनको सेम रेट पे टैक्स नहीं होता। इंडिविजुअल को अलग से टैक्स स्लैब होता है, जैसे आप जानते हैं इंडिविजुअल का अलग अलग टैक्स स्लैब होता है और कंपनी का अलग अलग टैक्स स्लैब होता है। ठीक है, और जिसको आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का अपना इनकम टैक्स है जो कि स्लैब के हिसाब से काम करता है। कंपनी का अलग से कॉर्पोरेट टैक्स ये रहता है और हर साल ये जो है चेंज होता रहता है। और जो टैक्स के स्लैब्स है, चाहे डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनीज, उन सबके लिए हर साल ये चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म और एलएलपी। सो पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से, जो पार्टनरशिप लॉ है उसके हिसाब से फर्म लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से और जो है ये एक लीगल एंटिटी है। जीएसटी और इनकम टैक्स के हिसाब से जो फर्म है उसको लीगल एंटिटी माना गया। अ फर्म इज लिमिटेड, एक होता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें उसके जो पार्टनर्स होता है उसकी लायबिलिटी जिस हद तक उनके शेयर्स उस कंपनी में पार्टनरशिप में उतने ही होते हैं, उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। क्योंकि जो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसमें जो पर्सन, जो उसके पार्टनर्स है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब उनकी पर्सनल असेट्स तक बिक जाएंगे अगर उनकी पार्टनरशिप फॉर्म ने कोई लोन लिया है। पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जिस हद तक उनका शेयर है पार्टनरशिप फॉर्म में, उसी हद तक उनकी लाइबिलिटी मानी जाती है। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है उसको भी कॉर्पोरेट माना गया है और पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से, और वो अपना जो है लीगल, मतलब उसको भी लीगल या फर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनको भी अपना टैक्स ऐसे ही पे करना होगा। और ये जितने भी फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इनका फिक्स्ड है, 30% का इनको टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट आता है एसोसिएशंस ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो इसमें बोला है कि एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनको भी पर्सन ट्रीट किया जाएगा, भले ही वो फॉर्म किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, इनकॉर्पोरेटेड किया गया किसी भी पर्पज से, मान लीजिए कोई प्रॉफिट या गेन किसी भी पर्पज के लिए किया गया है, उस केस में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और बॉडी ऑफ सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी जो है इनकम टैक्स पर्पस के लिए ट्रीट किया जाएगा। और कुछ चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए जो ट्रस्ट को स्टैब्लिश किया जाता है तो उनको कुछ बेनिफिट्स जो है इनकम टैक्स में मिलते हैं। लोकल अथॉरिटी, मान लीजिए कोई म्यूनसिपैलिटीज या पंचायत के हिसाब से आपने कोई लोकल अथॉरिटी, तो वो भी एक पर्सन ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। तो इतनी सारी जो हमने कैटेगरी देखी, इफ द एसएससी डज नॉट फॉल अंडर एनी अदर कैटेगरी, तो इतनी सारी जो हमने 5-6 कैटेगरी देखी, अगर इसमें से भी कोई भी कैटेगरी में नहीं आता तो उसको हम आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे और उसको जो है अपने हिसाब से जो है टैक्स पे करना होगा। ठीक है, ये सारे हमारे पर्सन की जो है इसमें कैटेगरी आ गई। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड। जो जो इनकम आपकी अर्न होती है तो उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया। एक तो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें वही जैसे आपका जो सैलरी आप कितना अर्न कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये आपका एक इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। नेक्स्ट आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आपकी कोई हाउस है जिस पे आपने रेंट दिया तो रेंटल प्रॉपर्टी आपका आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने कोई आपको टैक्स लगाया तो वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अलाउ टू बी डिडक्टेड। तीसरा आता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं और कोई बिजनेस आप रन कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपका जो भी प्रॉफिट और गेन होगा तो उस केस में इसको जो है आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उसको भी उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। इसमें और भी एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर्स हो गए जिनका अपना प्रैक्टिस है, मतलब ट्यूशन टीचर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए। तो ये सब हमारे प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस इस वाले कैटेगरी में इनका इनकम हेड आ जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब अचानक से आपको बड़ा अमाउंट मिल जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपने कुछ शेयर्स बेचे और अचानक से मान लीजिए 50 लाख 40 लाख कोई बड़ा अमाउंट आपको मिल गया, शेयर्स आपने बेचे या अपनी कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की या एग्रीकल्चर लैंड से आपको कुछ इनकम हुई, तो ये सारा आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आ जाएगा। और नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कंसिस्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अदर सोर्स में आपका सेविंग बैंक अकाउंट से कोई इनकम हो गया, इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिक्स डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, या कोई कॉम्पिटिशन आपने जीता जिससे आपकी इनकम हुई, तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो ग्रॉस इनकम हो जाएगा इज द टोटल इनकम अर्न बाय एसएससी ड्यूरिंग एनी फंक्शन। तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी, पूरे साल उसने कितनी इनकम अर्न की, सब कुछ जोड़ दिया जाएगा तो उसकी ग्रॉस इनकम हो जाएगी। ठीक है, और वो जो कौन कौन सी चीज़ों को हमें ऐड करना है, तो एसएससी का जितने सारे हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे हेड ऑफ इनकम, तो इसमें से जो जो ऑप्शंस है, मतलब मान लीजिए उसकी रेंट प्रॉपर्टी आ रही है या उसका कोई बिजनेस है, तो सबको जोड़ देंगे तो उसकी टोटल ग्रॉस इनकम आएगी। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। तो कौन सी इनकम है जिसको टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, मतलब कुछ चीज़ें एग्जेप्शंस रखी गई है, तो वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पशंस है जो कि सेक्शन 10 में बात की गई है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा आपकी टोटल इनकम में। सम ऑफ दीज इनकम आर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर कोई आप कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे जो इनकम है उसको आप इनकम टैक्स के लिए नहीं देखेंगे। शेयर ऑफ पार्टनर टोटल इनकम ऑफ द फर्म। तो फर्म की टोटल इनकम हो रही है उसमें पार्टनर्स के अपने अपने शेयर है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवल कंसेशन या असिस्टेंस। तो किसी इंडिविजुअल्स को कोई असिस्टेंस मिली है या ग्रेट्युटी आपको मिली है या वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपको कोई पैसा मिला है या टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज के थ्रू आपको कोई पैसा मिला है,
या स्कॉलरशिप मिली है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए, तो इन सभी चीज़ों में आपकी जो है इसको इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। तो आप जानते हैं कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ पे आपको कौन 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 सा डिडक्शंस अलाउड है, तो वो जो डिडक्शंस है आपके सेक्शन 80C से लेके 80U तक बताया गया। ठीक है, तो कौन कौन से डिडक्शंस है सेक्शन 80C में क्या बताया कि जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, डिफर्ड आपका एन्युटी है, या प्रोविडेंट फंड आप पे कर रहे हैं, या किसी इक्विटी या डिबेंचर्स का कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, और इसको 80C 80CCC और सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ 80CCD, इन सभी में जो है 1,50,000 तक का मैक्सिमम जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इन तीन पहले इसमें सेपरेट सेपरेट था, 80C अलग था, पर इन सबको फिर मर्ज कर दिया और टोटल जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो 1,50,000। 80D डिडक्शन जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो 80D के तहत है। ये सब लिमिट है, ये कई बार चेंज भी होता रहता है साल टू साल। 80E के तहत कितना डिडक्शन हो सकता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो हायर एजुकेशन में आपने लोन लिया है उसमें आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसको भी आप 80E के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80G आपने कोई मान लीजिए डोनेशंस किए कहीं पे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे कहीं पे भी, तो 80G के तहत उस डिडक्शन का उस डोनेशन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80QQB, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रॉयल्टी इनकम हो रही है। रॉयल्टी इनकम मतलब ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक अदर देन, मतलब किसी बुक्स के ऑथर है और उनकी किताब बिकती जा रही है और हर साल उनको रॉयल्टी कुछ इनकम मिल रही है पब्लिशर्स के द्वारा, तो उसका भी जो है आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ATRRB डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, तो जैसे आप अपना पेटेंट करा लेते हैं ना, अपना बुक मार्क अपना पेटेंट आपका हो गया, जैसे आपका ट्रेडमार्क पेटेंट, तो उसमें जो आपकी रॉयल्टी मिलती है तो उसका डिडक्शन आप ATRRB में क्लेम कर सकते हैं। ATTTA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो आपका सेविंग बैंक में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसमें भी आप डिडक्शन कुछ हद तक क्लेम कर सकते हो, तो वो 80TTA है। SCTTB है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, जो तो जो सीनियर सिटीजन है उनको इंटरेस्ट मिल, जो वो उनके जो डिपॉजिट है उस पर जो उनको इंटरेस्ट अर्न करते हैं जो सीनियर सिटीजन है, तो उस पर भी उनको डिडक्शन मिलता है, वो 80TTB के तहत वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ATU डिडक्शन, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो भी कुछ अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो 80U के तहत है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक तो आपका ये 80C ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ये है 80E डोनेशन वाला, 80G, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस वाला 80D, ये चार आप याद रख लीजिए, बाकी ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बाकी को बस एक बार रीड कर लीजिए। और 80U भी कि जो डिसेबिलिटी पर्सन है वो किस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है न्यू टैक्सेज है। तो जो है एक फाइनेंस एक्ट 2020 में लाया गया न्यू सेक्शन, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया आईटी एक्ट में, वो सेक्शन था 115 BSC। क्यों उसको लाया गया था, इसका एक पर्पस था कि जो इंडिविजुअल्स है उसको ऑप्शन मिलना चाहिए टू चूज बिटवीन द एग्जिस्टिंग टैक्स एंड न्यू कंसेशन टैक्स। तो एक नया कंसेशन टैक्स लेके आई गवर्नमेंट, जिसको हम न्यू टैक्स बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी आपने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, डिडक्शन जो आप क्लेम कर सकते थे, तो नए टैक्स वाले में आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। पर अगर हम नए वाले में टैक्स में डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, तो नए वाले के साथ कौन जाना चाहेगा, हर कोई तो पुराने वाले के साथ जाना चाहेगा ना, जिसमें हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नए वाले का जो इंटरेस्ट रेट का जो स्लैब है उसमें थोड़ा डिस्काउंट है, जैसे मान लीजिए पुराने वाले में 5 से 10 लाख तक 20% है, पर अगर आप नए वाले में जाओगे तो 5 से 7.5 तक होगा मान लीजिए 10%, और 7.5 से 10 लाख तक होगा 20%। मतलब इस तरह से थोड़ा जो टैक्स को लेके जो अलग अलग कितना आपको पे करना है, अलग अलग जो स्लैब होती है ना, वो स्लैब थोड़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए न्यू टैक्स वाले में, तो इसलिए लोग नए वाला जो टैक्स है उसमें उसमें उनको अपना टैक्स वो सेव कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स उनके लिए बेटर है जो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब जो जिनके लिए कोई डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ है नहीं, तो उनके लिए नए वाला टैक्स जो है वो बेटर है। बाकी जिन्होंने अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रखी है कि वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो उनके लिए ओल्ड वाला बेस्ट है। ऐसे ही 2019 में एक नया सेक्शन लागू किया था, इन्होंने नया सेक्शन ऐड किया था, सेक्शन 115BAA। ठीक है, तो इसको भी आईटी एक्ट में ऐड किया था, टू गिव द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स रेट टू डोमेस्टिक कंपनीज। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको जो अच्छा खासा कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कम भी पे कर सकती है, पर उनको डिडक्शंस क्लेम नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, तो 115BAA के तहत उन डोमेस्टिक कंपनीज को जो है नया टैक्स वो सेलेक्ट कर सके, तो उनको ये ऑप्शन दिया गया था। सेवरल अमेंडमेंट आर मेड टू इनकम टैक्स 90, तो अलग अलग ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है इनकम टैक्स एक्ट 1960 में कई सारे चेंजेस किए गए। और इसमें बोला कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 22%, और जो भी उसका सरचार्ज या सेस होगा वो। और ये कब से लागू हुआ, 2019-20 ऑनवर्ड से। अगर वो चाहे तो वो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकती है, नए वाला टैक्स का रेट है
डोमेस्टिक कंपनी हु डू नॉट विश टू अवेल ऑफ दिस कंसेशन रेट, तो जो नहीं अपना इस कंसेशन रेट को नहीं अवेल करना चाहती, तो वो मान लीजिए उनका कोई एक्सेप्शन है या कहीं से उनको इंसेंटिव या डिडक्शन मिल रहा है, तो जो टाइम पीरियड चला जाए डिडक्शन का, तो उसके बाद अपना इस वाले पुराने को ऑप्ट कर सकती है। लेकिन ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। और एक बार अगर किसी कंपनी ने नए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकती, इट कैन नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ, ठीक है, विड्रॉल का ऑप्शन फिर नहीं मिलेगा। पर इंडिविजुअल के साथ ऐसा नहीं, जो सैलरी क्लास है वो हर साल जब मन करे जिस साल नए वाला रख सकता है, पुराने वाला रख सकता है, तो सैलरी क्लास को हर साल ऑप्शन मिलता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज कंपनी है, तो वो उस बिजनेस में कर रही है, तो उस बिजनेस में वो एक ही बार सेलेक्ट कर सकती है, बार बार कोई परमिशन नहीं है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है फाइलिंग आईटी रिटर्न। बोला है कि जो आप आईटी रिटर्न फाइल करते हैं, इट इज मैंडेटरी टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट है या एनआरआई है, जिनकी ग्रॉस इनकम जो है एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट, तो एक थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट है कि इस लिमिट तक आपका एग्जम्पशन रहेगा और उसके बाद आपकी इनकम होगी तो उसको आपको पे करना होगा। तो अगर आपकी ग्रॉस इनकम उस एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, एक्सीड्स करती है, तो आपको जो है उस असेसमेंट ईयर में अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। और इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी इफ द इनकम टैक्स रिफंड इज टू बी क्लेम्ड और लॉस। तो आपको कोई रिफंड क्लेम करना है या लॉस कैरी फॉरवर्ड, तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए जो है फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। और उन लोगों के लिए भी आईटी रिटर्न फाइल करना जरूरी है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है, उनकी कोई असेट्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर कोई असेट्स है जिसमें वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है कि आईटीआर फाइल करना। कोई भी कंपनी या फर्म भले ही वो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी अर्न कर रही है, मतलब इनकम अर्न कर रही है लॉस, तो उनके लिए भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। पर्सन जो है रिटर्न फाइल कर रहा है, लेकिन उसको बाद में लगता है कि उसने कुछ मिस्टेक की है या कहीं पे ओमिशंस कर दिया, मतलब कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, तो वो उसको रिवाइज भी कर सकता है विद इन टाइम, कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर वो जो है अपनी उस रिटर्न में जो उसने डिटेल्स भरी है उसको चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका था ई फाइलिंग। ई फाइलिंग बहुत मैंडेटरी है, मतलब ऑनलाइन वे में आपको रिटर्न फाइल करनी है। पेपर्स बेस्ड रिटर्न सिर्फ उनके लिए अलावा जिनका एज 80 ईयर से ज्यादा है, ठीक है, और रेगुलर बिजनेस या प्रोफेशनल सोर्स उनका कोई इनकम नहीं है, तो वही लोग जो है पेपर बेस्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकियों के लिए ई मतलब ऑनलाइन आपको रिटर्न फाइल करनी है, ई फाइलिंग। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकम टैक्स रिटर्न। तो स्पेसिफिक आपका फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच, तो जो आपका आईटीआर फॉर्म है ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है जिसमें पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्न, कितना आपने इनकम अर्न किया किसी फाइनेंशियल ईयर में और कितना टैक्स पे किया उस इनकम में, तो वो मेंशन किया जाता है। इफ द टैक्स ऑलरेडी पेड इज मोर देन द दैट पेबल और रिफंड इज क्लेम, मतलब आपने जो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया और जितना आपको पे करना था, जितनी आपकी लाइबिलिटी है उससे ज्यादा है, तो आप उसके इसमें रिटर्न जो है अपना क्लेम रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटर्न, तो अलग अलग जो है अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिटर्न, जैसे कोई बिजनेस क्लास है उसके लिए एक अलग आईटीआर फॉर्म होगा, सैलरी क्लास के लिए अलग होगा, अदर्स अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है अलग कैटेगरी के लिए। और बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ पर्सन एंड नेचर ऑफ इनकम, मतलब कौन पर्सन और किस तरह से उसकी इनकम है, तो उसके हिसाब से अलग अलग आईटीआर के इनकम टैक्स रिटर्न के आपके फॉर्म्स होंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड से क्या हुआ कि आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 जो है ये वाले फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए, ठीक है। आईटीआर 1 टू आईटीआर 7 ये क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स है। तो किसी का सैलरी क्लास होगा तो उसका कोई अलग फॉर्म होगा आईटीआर, किसी का बिजनेस क्लास है तो वो अलग होगा। नेक्स्ट आता है असेसमेंट, रिफंड और रिकवरी। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग बाय आईटी डिपार्टमेंट। तो असेसमेंट ये प्रोसेस है जिसमें आईटी डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है द डिटेल सबमिटेड बाय पर्सन इन आईटी रिटर्न। तो आईटी रिटर्न में आपने डिटेल सबमिट की कि मेरी इतनी इनकम हुई, इतना मेरा जो है मैंने इतना टैक्स पे किया, तो जो आप डिटेल सबमिट करते हो तो आईटी डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट। ऐसा नहीं किसी पर्सन ने कुछ भी भर दिया आईटी डिपार्टमेंट चेक नहीं करेगा, वो आपके बैंक डिटेल से क्रॉस वेरीफाई करेगा और फिर फाइनल डिसीजन लेगा कि हाँ आपको जो है रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसमें क्या होगा, असेसिंग द टैक्सेबल इनकम और लॉस, इफ तो वो आपके टैक्सेबल इनकम को चेक करेगा। फाइंडिंग आउट द टैक्स पेबल बाय असेसी और रिफंडेबल, तो चेक करेगा कि कितना आपको टैक्स पे करना चाहिए था एंड रिफंडेबल कितना होगा। इफ द असेसी ऑफिसर इज नॉट एग्रीमेंट, मान लीजिए जो आपने डिटेल्स भरी है इनकम को लेके, बाकी चीजों को लेके, एग्जाम्पशंस को लेके, अगर वो आपका असेसमेंट ऑफिसर उस बात से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपसे क्लैरिफिकेशन ले सकता है कि ये डिटेल्स किस बेसिस पे आपने भरी है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ असेसमेंट में रिजल्ट, तो जो असेसमेंट है वो फाइनल डिसीजन लेगा, तो उसी से डिसाइड होगा कि आपको अमाउंट पे करना है या फिर रिकवर करना है असेसी से, ठीक है। मीन्स क्या हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है या हमें उससे रिकवर करना है, ये जो असेसमेंट ऑफिसर है यही डिसाइड करेगा, ठीक है। उसी के बाद वो एक रिफंड इशू या फिर डिमांड इशू जो है जारी करेगा। डिमांड इशू में वो बोलेगा कि आपको इतना टैक्स पे करना है, रिफंड इशू में वो आपका पैसा रिफंड करेगा, ठीक है। जो असेसी है, मान लीजिए जो पर्सन है, अगर उसको लगता है कि कुछ डिस्प्यूट है और सही तरह से, मतलब जो ये जो असेसमेंट ऑफिसर है उसके डिसीजन से उसको डिसएग्रीमेंट लगता है, तो वो जो है डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी ऑप्ट कर सकता है, मतलब डिस्प्यूट मैकेनिज्म के लिए बोल सकता है कि वो डिसएग्रीमेंट करता है आपने जो असेसमेंट की है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है जो कि आपका लास्ट है डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स का क्या मतलब होता है, देखिए
The taxable income and accounting income may not be same as the taxable income is calculated and the in accordance with the tax law. तो जो आपकी taxable income होती है और जो आपकी accounting income होती है वो हमेशा सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो आपकी taxable income होती है वो किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, in accordance with tax law। तो आपकी taxable income आपके टैक्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, और जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है वो आपके जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो जो हमारी टैक्सेबल इनकम है और जो हमारी अकाउंटिंग इनकम है वो हमेशा सेम नहीं हो सकते, क्योंकि टैक्सेबल इनकम टैक्स लॉस को मानती है और अकाउंटिंग इनकम हमारी अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से बनाई जाती है। द डिफरेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू परमानेंट डिफरेंस एंड टाइमिंग ऑफ डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंसेस हो सकते हैं ये या तो परमानेंट डिफरेंस हो सकते हैं या टाइमिंग ऑफ डिफरेंस। टाइमिंग ऑफ डिफरेंस मतलब कुछ टाइम के लिए डिफरेंसेस रहेंगे, बाद में क्लियर आउट हो जाएंगे। परमानेंट डिफरेंस originated in one period and do not reverse subsequently। तो परमानेंट डिफरेंसेस अगर एक बार हुए तो बाद में ये क्लियर नहीं होंगे, रिवर्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इफ द टैक्स लॉ डज नॉट अलाउ एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर द डिसअलाउड अमाउंट विल रिजल्ट इन परमानेंट डिफरेंस। मान लीजिए आपका कोई टैक्स लॉ है और उसमें वो आपकी कोई एक्सपेंडिचर हुई है उसको वो अलाउ नहीं कर रहा, तो उस केस में जो आपका डिसअलाउड अमाउंट होगा, मान लीजिए उसने 10,000 का आपका एक्सपेंडिचर था जिसको अलाउ नहीं किया, तो जो 10,000 का डिसअलाउड अमाउंट होगा वो आपका परमानेंट डिफरेंस है। मतलब फ्यूचर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में ऐसा नहीं कि अपना फिर रिवर्स हो जाएगा जो 10,000 आपको अलाउ नहीं किया। ठीक है, ये एक हो गया, ये हो गया परमानेंट डिफरेंस का एग्जांपल। टाइमिंग डिफरेंस का एग्जांपल क्या हो गया? ऑरिजिनेटेड इन वन पीरियड, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए इशू होगा एंड आर एलिजिबल फॉर रिवर्सल इन सब्सिक्वेंट पीरियड। कुछ टाइम के लिए वो इशू होगा पर बाद में अपना भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो डिफर्ड टैक्स है is brought into account to make the clear picture of current tax and future tax। तो जो डिफर्ड टैक्स है वो कंसेप्ट कहाँ से आया? जो हमारी करंट टैक्स लायबिलिटी है, जो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी है, उसी के डिफरेंस को ये बताता है। कौन? हमारा डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स रिजल्ट इनटू कंक्लूजन ऑफ ईदर द डिफर्ड टैक्स असेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट। तो जो डिफर्ड टैक्स है आपका किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है या तो डिफर्ड टैक्स असेट्स या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में रहेंगी, जिसकी वजह से ये ऐसा रहता है। तो इसमें क्या बोला है, जो हमारे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज रहती है या जो डिफर्ड टैक्स हमारे असेट्स रहते हैं, इनको हम करंट असेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो हमारे प्रिंसिपल में बोला जाता है। तो जो हमारा डिफर्ड टैक्स है उसको हम करंट टैक्स नहीं बोल सकते, और डिफर्ड लायबिलिटीज को हम अपनी जो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम अपनी करंट लायबिलिटीज नहीं बोलेंगे, और डिफर्ड टैक्स असेट को जो है हम अपना करंट असेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये लास्ट में बेसिक थोड़ा सा थे, इसी को लेकर इन्होंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। ये एग्जांपल्स आपको देखने की कुछ खास जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस तरह से पूछेंगे नहीं, ये सिर्फ इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से। इसमें बोला है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, कि कंपनी है जिसने 100 लाख का कोई मशीन परचेज की है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च किसी पर्पज के लिए कंपनी ने 100 लाख की मशीन परचेज की है। दिस इज फुली अलाउड एज डिडक्शन। तो फर्स्ट ईयर वो है टैक्स पर्पज के लिए, इस ये जो उसका खर्चा हुआ है, आपको मालूम है जैसे आप कुछ भी खर्च करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंडस्ट्रीज में, तो वो जैसे कंप्यूटर खरीदा या कुछ खर्चे हुए तो खर्चों को आप अपना डिडक्शन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस खर्चे को डिडक्शन के तौर पर दिखा सकते हैं। देयरफॉर द टैक्सेबल इनकम विल बी कैलकुलेटेड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वो जो 100 लाख है वो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाना चाहता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है मान लीजिए वो 10 लाख है, क्योंकि 100 लाख हो गया, 100 लाख का 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 लाख जो है एक साल का जो है डेप्रिसिएशन हो गया। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा? बचा 90 लाख। तो 10 लाख का उन्होंने डेप्रिसिएशन दिखाया, मतलब 10 लाख ही डेप्रिसिएशन होगी। डेप्रिसिएशन मतलब चीजों के प्राइस टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते तो उसको डेप्रिसिएशन इस तरह से बोला जाता है। तो 10 साल का 10 लाख का जो है टोटल आपका डेप्रिसिएशन हो गया, वो उसने क्लेम किया है। तो 100 लाख में से 10 लाख तो उसने डेप्रिसिएशन दिखा दिया, तो जो 90 लाख है वो वैल्यू ऑफ मशीन बताया। तो 90 लाख में अगर 30% के हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं तो 90 का 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 लाख। तो 27 लाख जो है उसका टैक्स पेबल बनता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और मान लीजिए अगर उसका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 50 लाख है तो 50 + 27 तो टोटल कितना हो जाएगा? 77 लाख। तो 77 जो अमाउंट है वो उसको शो करेगा ये टैक्स के हिसाब से, लेकिन जो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसके हिसाब से दूसरा अमाउंट शो करेगा। ठीक है, तो वही सब इसमें बोला हुआ है। ऐसे ये आपका लायबिलिटी को लेके बोला हुआ है, ऐसे ही आपका असेट्स को लेके बोला है। तो छोटे से पॉइंट को लेके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दो एग्जांपल्स दिए, इतना ये जरूरी नहीं है। पर जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि जो हमारी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होती है ना, तो जो हमारे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना उनको हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, ना ही डिफर्ड टैक्स असेट्स को हम अपने करंट असेट्स जो है ट्रीट करेंगे। सो डिफर्ड टैक्स असेट्स क्या होगा आपका? अगर आप ओवर मतलब एडवांस में अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो वो आपका डिफर्ड टैक्स एसेट शो करेगा। कब तक वो आपका एडवांस टैक्स शो करेगा? जब तक आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं अराइज होता। मतलब कोई चीज मान लीजिए आपको पेमेंट करनी है, मान लीजिए मंथ के आखिरी में, ठीक है, 31 तारीख को आपको पेमेंट करनी है, और आपने क्या किया, महीने की 4 तारीख या 5 तारीख को पेमेंट कर दिया। तो 5 तारीख से
आपने एडवांस में पे कर दिया, मान लीजिए आपको हर महीने टैक्स पे करना होता है एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपका लास्ट डेट है, मतलब 31 तारीख का आपका डेट है जिस डेट पर आपको पे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, 5 तारीख को एडवांस ही टैक्स पे कर दिया, तो 5 तारीख से 31 तारीख तक तो वो आपका एडवांस टैक्स पे शो करेगा, तो वो आपका डिफर्ड टैक्स हो गया। लेकिन जैसे जो एग्जैक्ट डेट आ जाएगी 31 तारीख, तो वो जो आपका डिफरेंस डेट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस शो कर रहा था कि एडवांस आपने पे कर दिया, तो अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा, तो आपको खुद से नहीं करना, बस उस डेट का वेट करना है, तो उसी को बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। जब वो टाइम आएगा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। लेकिन परमानेंट डिफरेंस में हमने क्या देखा था, परमानेंट डिफरेंस मतलब जो कभी भी रिवर्स नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये भी देखा था कि आपकी कोई मान लीजिए कुछ एक्सपेंडिचर है जिसको टैक्स लॉ में अलाउ नहीं हुआ, ठीक है, तो वो बाद में भी अलाउ नहीं करेगा, तो उसकी उसकी वजह से जो आपका परमानेंट डिफरेंस रहेगा, इसका कोई मतलब शुरू में जब किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि आप नहीं इस चीज़ को डिडक्शन क्लेम कर सकते, तो बाद में मतलब किसी एक्सपेंडिचर को बोला कि आप इसको डिडक्शन के तौर पे नहीं ले सकते, तो जो एक्सपेंडिचर को मना कर दिया आपके टैक्स लॉ के हिसाब से, तो फ्यूचर में आप कैसे इसको ठीक कर पाएंगे, ये तो यहीं पे बात खत्म हो गई ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। चलिए ये हो गया, और इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए, असेट्स और लायबिलिटी साइड, और इसके साथ आपका आ गया लेटेस्ट सम अप। इसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी चैप्टर की, यहाँ से। इनकम टैक्स, जिसकी जिस सबसे इनकम होती है उस सबसे हमें जो है टैक्स पे करना होता है, ज्यादा इनकम है तो हमें ज्यादा टैक्स पे करना होगा। और जितने भी आईटी डिपार्टमेंट है, पर्सन को पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर इशू करता है, ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। और अभी के लिए जो है पैन नंबर और आधार नंबर का जो लिंक है जरूरी है, ताकि अगर फेक या फ्रॉडुलेंट पैन कार्ड है उनको रूल आउट किया जा सके। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट 1962 है, जिसके हिसाब से हर साल इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और उसके हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट स्लैब्स, क्या इंटरेस्ट रेट और कितना आपको टैक्स रेट चार्ज करना है, कितना टैक्स लायबिलिटी है, तो वो सब हर साल हिसाब से डिसाइड होता है। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी जो पर्सन है जो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने से पहले वो टैक्स डिडक्ट करेगा और उसके बाद आपको बैलेंस अमाउंट पे करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि दुकानदार मान लीजिए हमें 10 रुपए की कोई चीज दे रहा है, ठीक है, तो उसने हमसे बोला इसकी कीमत है 12 रुपए, तो 12 में से 10 रुपए तो बोल रहा है इसका प्राइस, और 2 रुपए आपसे हम टीडीएस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आपका जो आप खर्च कर रहे हैं, किसी चीज को खरीद रहे हैं, तो वो एक लिमिट को क्रॉस करता है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा खरीदारी करेंगे तो उस केस में आपको टीडीएस पे करना पड़ता है। कई बार कैश में भी लगता है ना टीडीएस, अगर इससे ज्यादा मान लीजिए कोई लिमिट है कि आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकते हैं 20 लाख का साल भर में, तो 20 लाख से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो बैंक आपका ऑटोमेटिकली टीडीएस डेबिट करेगा, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद आपका जो है टीडीएस डेबिट किया जाता है। डेबिट करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक का है, तो उसी को बोला जाता है डिडक्टर, जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डेबिट करना, ठीक है, डिडक्टर। और डिडक्टी कौन है, वो कस्टमर जिसके अकाउंट से जो है डेबिट करना है, और डिडक्ट करके इसको जो पैसा है गवर्नमेंट को भेजना होता है। ऐसे एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो टैक्स कलेक्शन और सोर्स किस इंडस्ट्रीज का क्या जगह कितना परसेंट होगा, वो सारा इनकम टैक्स जो है उस एक्ट में स्पेसिफाइड रहता है, मतलब कौन सी कैटेगरी के गुड्स है जिनके लिए आपको टीसीएस लेना है, कितना परसेंट लेना है, वो सब पहले से डिसाइड रहता है। एग्जाम्पल जो लिकर है, इस तरह के प्रोडक्ट में 1% का टीसीएस लेना है। और टेंडू लिप्स, ये वो लिप्स होती है जिससे आपकी जो बीड़ी की आपकी जो रैप रैप होती है वो बनती है, ठीक है। तो 5% बीड़ी सिगरेट उसकी, तो वो 5% उस पर टैक्स लेना है, तो ये पहले से डिसाइड रहता है। और कौन से गुड्स और सर्विसेज में लेना है, कौन से पे नहीं लेना है, पहले से डिसाइड होता है, और किस में एग्जेप्शन होती है वो भी पहले से डिसाइड रहता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे सेक्शन है जिसको एग्जाम किया गया, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। और एक स्पेसिफिक फॉर्म रहता है, उसमें आपको इसकी जो रिटर्न फाइल करनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर आपने टीसीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर डिडक्ट किया वो पैसा आपने टाइम पे नहीं पे किया गवर्नमेंट को, तो उस केस में आपको 1% पर मंथ के हिसाब से जो है पेनल्टी पे करनी होती है। टीसीएस अंडर जीएसटी, इसमें बोला अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ सेल कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, तो जो प्लेटफॉर्म है वो 1% आपसे पेमेंट लेके और फिर बैलेंस अमाउंट आपको पे करेगा, जिसमें से 1% से 0.5% सेंट्रल जीएसटी होगा और 0.5% स्टेट जीएसटी होगा। और फिर जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, तो वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख से पहले पहले वो पेमेंट गवर्नमेंट को भेजेगा। और हर पर्सन जो कि कोई भी सेलर अगर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो उसके लिए जीएसटी जो है मैंडेटरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स पेयर, तो इसमें पर्सन को कई तरह से क्लासीफाई किया, एक कोई भी इंडिविजुअल भले वो अनसाउंड माइंड का हो, तो वो जो है इंडिविजुअल कैटेगरी में आएगा। ऐसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं बना जाता जाता, ये एंसेस्टर इस तरह से जो है काम करती है, मतलब फैमिली जनरेशन टू जनरेशन ये जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनती है। ऐसी कंपनी, इसमें आपकी डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी ये सब आ जाएगा। फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको भी जो है टैक्स अपना पे करना पड़ता है। 30% का फ्लैट जो है इंटरेस्ट है, जो टैक्स है इनको पे करना होता है। ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनसिपल अथॉरिटी या पंचायत हो गया। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इन सभी कैटेगरी में नहीं आया, तो वो लास्ट वाले इस कैटेगरी में आ जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड। तो जो इनकम हेड है उसको किस तरह से क्लासीफाई किया। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आप सैलरी पर्सन है जिनका पर मंथ कोई भी इनकम है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, आपका कोई घर है जिसको अपने रेंट पे चढ़ा है, तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ऐसे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, कोई पर्सन है उसका कोई बिजनेस है, या कोई पर्सन जो किसी प्रोफेशन में है, प्रोफेशन मतलब जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर्स हो गया, ठीक है, ये प्रोफेशन में, तो उनकी जो इनकम या प्रॉफिट गेन वो इस वाले हेड में आ जाएगी। जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अचानक से बहुत बड़ा पैसा, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच दी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, हाउस प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया, तो बड़ा मुनाफा होता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन सब के अलावा कोई और इनकम, जैसे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, या कोई कॉम्पिटिशन आपने जीता वहां से आपको पैसा मिला, तो वो इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, तो मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम है, या आप पार्टनर्स है किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, उसमें जो आपका शेयर है, तो वो जो है एग्जाम किया जाएगा, उसको आपकी इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डिडक्शंस, अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। 80C से 80U तक आपके डिडक्शन के सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट के। 80C में जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, या फिर अगर आपने शेयर्स डिबेंचर्स में आपने सब्सक्राइब किया, तो वो सब 80C के तहत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ऐसे 80D हेल्थ इंश्योरेंस जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और 80E जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपना लोन पे, तो 80E के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80G जो डोनेशन हम देते हैं चैरिटेबल फंड में, तो वो हमारा 80G के तहत आ जाएगा। ऐसे और भी सेक्शन है। 80U पर्सन विद डिसेबिलिटी जो डिडक्शन क्लेम करता है वो 80U के तहत कर सकता है। ऐसे न्यू टैक्स रिजन, तो 2020 से इसको एप्लीकेबल किया गया है। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि हम नए टैक्स या पुराने टैक्स किसी के साथ जाना चाहें। अगर आप नए टैक्स के साथ जाएंगे तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नो। तो ये किन के लिए अच्छा नया टैक्स रिजन, ये उनके लिए अच्छा है जिन्होंने कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं की, ठीक है, जिन्होंने जो वो डिडक्शंस क्लेम कर सके उस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो उनके लिए न्यू टैक्स वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल बेस्ट है। बाकी बोले पुराने वाला बेस्ट है। इंडिविजुअल मतलब जो सैलरी पेयर है उनका मर्जी है, कभी भी किसी भी साल वो नया पुराना कुछ भी ऑप्शन कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है, हर साल वो चेंज कर सकते हैं। पर जो कॉर्पोरेट है उनके लिए ऐसा नहीं, अगर एक बार उन्होंने कोई सेलेक्ट किया तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है फाइलिंग आईटीआर रिटर्न। तो कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा, कोई भी इंडिविजुअल्स, ठीक है, एनआरआई जो कि इंडिया में से इनकम अर्न कर रहा है, या कोई भी और इंडिविजुअल जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी है वहां से वो अर्न कर रहा है, और कोई भी कंपनी भले वो प्रॉफिट प्रॉफिट बना रही हो या लॉस बना रही हो, उनको भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है। पर्सन जो है ई फाइलिंग करना मैंडेटरी, मतलब ऑनलाइन आपको फाइलिंग करनी है। 80 साल से ज़्यादा आपका एज है तो उस केस में आप पेपर बेस रिटर्न फाइल कर सकते हो, और उस केस में आपका कोई रेगुलर बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एप्लीकेबल फॉर्म। तो आईटीआर के लिए अलग अलग फॉर्म है, आईटीआर फॉर्म 1 to 7 तक के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग इनकम हेड के हिसाब से, अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन कैटेगरी के हिसाब से ये आईटीआर फॉर्म डिसाइड होगा। नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट रिफंड रिकवरी। असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो आईटीआर आईटी डिपार्टमेंट है, एसएससी ऑफिसर, वो देखेगा कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भेजी है, सबमिट की, वो कितना सही है, और उसके हिसाब से आपका रिटर्न वो सब जो है डिसाइड करेगा, वही होता है असेसमेंट। डिफर्ड टैक्स, डिफर्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है हमने एडवांस में उसको पे कर दिया। तो दो तरह से इसमें हो सकता है, एक तो परमानेंट डिफरेंस हो सकता है और एक टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। परमानेंट डिफरेंस मतलब कोई भी मान लीजिए एक्सपेंडिचर किया और वो इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ नहीं है, ठीक है, डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं है, तो अब फ्यूचर में भी आप नहीं क्लेम कर पाएंगे, तो वो हो गया आपका परमानेंट। टाइमिंग डिफरेंस मतलब मान लीजिए आपका टैक्स लायबिलिटी था महीने के एंड में, लेकिन आपने एडवांस में इसको पे कर दिया, तो वो एडवांस टैक्स एक तरीके का आपका डिफरेंट टैक्स एसेट हो गया, सॉरी डिफर्ड टैक्स एसेट हो गया, जो ऑटोमेटिकली 31 तारीख आएगी, तो 31 तारीख को तो आपकी लायबिलिटी आ गई, तो 31 तारीख को आपको जो है पे करना होगा, तो वो हो जाएगा टाइमिंग डिफरेंस, और ये अपने आप ही जो है रिवर्स हो जाता है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको समझाने के लिए दो एग्जांपल्स भी आपको दिए। चलिए लेट अस हम अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला बोला इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ये बात सही है। इनकम टैक्स रेट इज सेम फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज, तो इंडिविजुअल और कंपनी सबके लिए सेम है, ये बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल्स के लिए अलग टैक्स स्लैब्स और कंपनी के लिए अलग है, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। विच इज नॉट करेक्ट, तो बी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। जो आप डोनेशंस करते हैं उसको आप कौन से सेक्शन के तहत जो है डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो डिडक्शंस हम कहाँ कर सकते हैं, एटीजी, ये हमने कहाँ पे देखा था, जो हमारा सेक्शन था ना यहाँ पे हमने देखा था। एटीजी, जो आप डोनेशंस दे रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो एटीजी के तहत आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट इंडिविजुअल्स गेट्स एन ऑप्शन टू चूज, तो जो है एग्जिस्टिंग वाले में या नए वाले में जो है वो चूज कर सकते हैं किस सेक्शन के तहत इसको इंक्लूड किया है। तो वो सेक्शन था हमारा 115 BAC, डी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे इसको हमने देखा था कि नया या पुराना, कौन सा वो सेलेक्ट करना चाहता है, ये था आपका बीएससी, ठीक है, नया सेक्शन ऐड किया 115 BAC, तो वही आईटी में इंसर्ट किया गया इसके रिगार्डिंग, ठीक है, ये भी हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिफर्ड टैक्स असेट्स या लायबिलिटी। डिफर्ड टैक्स असेट्स या लायबिलिटी को लेके क्या बात सही है।
डिफर्ड टैक्स एसेट्स को आप करंट एसेट्स बोलोगे, गलत है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटी बोलोगे, ये भी बात गलत है। डिफर्ड टैक्स एसेट शुड नॉट बी डिडक्टेड, हाँ, डिफर्ड टैक्स एसेट को करंट एसेट नहीं मानना चाहिए और ऐसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को भी करंट लायबिलिटी नहीं मानना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। लास्ट में लिखा है कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड कंटिन्यू, तो ये बात भी गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ ये जो सी स्टेटमेंट है ये सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इफ टैक्स लॉ डज नॉट अलाउ एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, मान लीजिए टैक्स लॉ में आपका कोई एक्सपेंडिचर हुआ उसको अलाउ नहीं हो रहा, द डिसअलाउड अमाउंट विल रिजल्ट इन, तो जो अमाउंट डिसअलाउ हुआ मतलब जिसके तहत आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाए, ठीक है, कुछ आपने खर्चा किया और उस खर्चे को टैक्स लॉ ने अलाउ नहीं किया, उस आइटम को ही नहीं अलाउ किया जो आपने एक्सपेंडिचर में शो किया, तो उस केस में आपका जो टैक्स लायबिलिटी होगा क्या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज करंट टैक्स, तो उस केस में जो आपका टैक्स पेमेंट है वो इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि जो टैक्स डिडक्शन आप शो कर सकते थे कि हमारा एक खर्चा हो गया पर खर्चे को अलाउ नहीं किया, तो उस केस में जो आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट, इसे आप लोग थोड़ा देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।